गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि हमने अपना जो सिलेबस है वो कवर अप कर लिया है। टर्म 1 का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी हम कवर अप कर चुके हैं। और जिन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। और आज से हम शुरू करेंगे सीबीएसई का सैम्पल पेपर जो कि 2022-23 के लिए रिलीज़ किया गया। और ये जो सैम्पल पेपर है ये आपको बताता है कि आपका अपकमिंग एग्ज़ाम यानी कि जो आने वाला एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या होगा, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। अब यहाँ पर बेटा हमें क्या समझना है, पहले तो हम इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे। इंस्ट्रक्शंस में देखेंगे कि किस क्वेश्चन को कितना वेटेज दिया गया है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो कितने पार्ट में ये पेपर जो है वो आने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं अपने डिजिटल बोर्ड पर जहां पर हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम अपने डिजिटल बोर्ड पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले किसी भी पेपर को जब सॉल्व करते हैं तो उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप अपने बोर्ड पर देख पा रहे हैं, टोटल टाइम जो मिलेगा वो आपको 3 घंटे का मिलेगा और इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है, जो अधिकतम अंक हैं, वो 80 दिए जाएंगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सामान्य निर्देशों की बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों का मतलब क्या है कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन करने हैं। और यहाँ पर 80 मार्क्स का क्वेश्चन है प्लस 20 मार्क्स जो हैं वो आपके किसके हैं? प्रैक्टिकल के हैं। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। सेकंड है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 12, प्रश्न संख्या 1 से 12 की अगर मैं बात करूं तो प्रश्न संख्या 1 से 12 जो है वो 1 अंक की है और ये एमसीक्यू फॉर्मेशन में है। किस फॉर्मेशन में है? एमसीक्यू फॉर्मेशन में है। तो लिख लेंगे पहले से लेकर 12वां सवाल जो है वो आपका एमसीक्यू फॉर्मेशन में रहेगा और 1 मार्क्स का रहेगा। यानी कि टोटल वेटेज की बात करूं तो ये आपको 12 अंक दिलाने वाला। पार्ट 1 जो है आपका, सेक्शन 1 जो है वो आपको कितने मार्क्स देगा? 12 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। उसके बाद सेकंड सेक्शन की बात करूं तो ये क्वेश्चन रहेंगे 13 से 18 तक। क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक के जितने क्वेश्चन है वो 2 अंकों के लिए रहेंगे और यहाँ पर जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड्स है। तो आप 150 शब्दों से अधिक जो है वो इसमें ना लिखें। थर्ड इंस्ट्रक्शन की बात करूं यानी कि थर्ड पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 23 तक है और ये आपका 4 अंकों के लिए रहेगा। और इसके लिए जो वर्ड लिमिट है वो मैक्सिमम कितने 100 वर्ड्स है। देखिए यहाँ पर वर्ड लिमिट देने का क्या मतलब है कि किसी भी इंस्ट्रक्शंस में आपको वर्ड लिमिट क्यों दी जाती है कि अगर आप इससे ज्यादा लिखेंगे तो आपका आगे का जो पेपर है वो कहीं ना कहीं छूट सकता है। तो यहाँ पर आपको वर्ड लिमिट का स्पेशली ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट जितनी है उतने में ही मैं करूं, उससे ज्यादा ना जाऊं। तो यहाँ पर हमारे 3 सेक्शन हो गए। पहले सेक्शन 1 to 12, दूसरा सेक्शन 13 to 18, तीसरा सेक्शन जो है वो 19 to 23 और चौथा जो सेक्शन है वो आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा 24 से 26। इसके अंदर आपके पैसेज रहेंगे, कार्टून रहेगा और मानचित्र रहेगा और इसके आंसर्स जो हैं वो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देने हैं। वहां पर क्वेश्चन के साइड में जो है वो सारे आपके मार्क्स लिखे होंगे, आपको उसी के अकॉर्डिंग इनके आंसर्स देने हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 5, ये है 27 से लेकर 30 तक। 27 से 30 तक के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो 6 अंकों के रहेंगे और इसके लिए वर्ड लिमिट 170 शब्द जो है वो निर्धारित की गई है। तो आपको 170 शब्दों के अंदर ही सब कुछ लिखना है। तो आपका पेपर जो है इन्हीं 5 सेक्शंस में रहेगा, 5 सेक्शन रहेंगे। और यहाँ पर आपके लिए जो खुशखबरी है वो सिर्फ इतनी है कि जो 6 अंकों वाले प्रश्न हैं उनके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा। बाकी पूरे पेपर में किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको कोई भी अतिरिक्त विकल्प या ऑप्शन जो है वो नहीं दिया जाएगा। इज दैट क्लियर ऑफ यू? तो होप अब आप जो है वो इंस्ट्रक्शन वाले कॉलम को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो हम पेपर सॉल्व करेंगे
वो ट्रेडिशनल वे से ना कर कर इसको इलेक्ट्रॉनिक वे में करेंगे, जहां पर आप भी मेरे साथ साथ इसका रिवाइज कर सकते हैं। आपको हर क्वेश्चन के लिए मैं 2 से 5 सेकंड का समय दूंगा, जिसमें आप आंसर क्लेम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले सेक्शन 1 पर। सेक्शन 1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, 2009 में शुरू हुआ अरब स्प्रिंग आंदोलन बाद में डैश में बदल गया। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, सबसे पहला सामाजिक आंदोलन, दूसरा राजनीतिक आंदोलन, तीसरा धार्मिक आंदोलन और चौथा आर्थिक आंदोलन। अब आपके पास 5 सेकंड है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं। यस, यू ऑल आर राइट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है पॉलिटिकल मूवमेंट, यानी कि राजनीतिक आंदोलन। चलिए इसी के साथ चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उस सोवियत नेता का नाम बताइए जिसे 1991 में तख्ता पलट का सामना करना पड़ा था। तो देखिए, इस तरीके का जो क्वेश्चन है, अगर आपके पास प्री नॉलेज नहीं है तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, लेकिन प्री नॉलेज के बेसिस पर ही आप इसका आंसर फ्रेम कर सकते हो। तो सोवियत संघ के उस नेता का नाम आपको यहाँ पर बताना है जिसने 1991 में तख्ता पलट का सामना किया। और आपके सामने ऑप्शंस हैं, बोरिस येल्त्सिन, लेनिद ब्रेजनेव, मिखाइल गोर्बाचेव और जोसेफ स्टालिन। तो देखिए, ये चारों ही नेताओं की अगर मैं बात करूं तो इनका संबंध सोवियत संघ से है। और आपके लिए जो टाइम शुरू होता है वो अब शुरू होता है। क्या है आंसर बेटा? मिखाइल गोर्बाचेव। यस, यू ऑल आर राइट। देखिए, आपके 2 नंबर जो है वो यहाँ पर कवर अप हो गए हैं। तो आपको प्री नॉलेज के बेसिस पर ही आंसर देना है। मिखाइल गोर्बाचेव इज द राइट आंसर। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, आसियान मार्ग या जिसे आसियान वे या जिसे आसियान शैली कहा जाता है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कथन में से एक का चयन करें। तो नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें से जो सबसे सुटेबल है, सबसे सही है, आपको उसका चयन करना है। पहला है, आसियान सदस्यों की जीवन शैली को दर्शाता है। दूसरा है, आसियान सदस्यों के बीच एक अनौपचारिक और सहकारी बातचीत है। ऑप्शन सी, क्या आसियान द्वारा रक्षा नीति का पालन किया जाता है। और ऑप्शन डी, दार्शनिक सिद्धांत है जो सभी आसियान सदस्यों को जोड़ता है। और आपका समय शुरू होता है अब। यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, आसियान सदस्यों के बीच एक अनौपचारिक और सहकारी बातचीत का ये एक मंच है। क्लियर है बेटा? देखो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, पहले उसको समझ लेते तब आपको समझ आएगा कि क्यों ये राइट आंसर है और दूसरे क्यों नहीं है। आसियान सदस्यों की जीवन शैली को दर्शाता है, यानी कि उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको दर्शाता है। कभी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो वहां पर क्रॉस मेथड यूज करते हैं कि जो नहीं है पहले उसको काट देते हैं कि भाई आसियान शैली को नहीं दर्शाता है। उसके बाद है, क्या आसियान सदस्यों द्वारा रक्षा नीति का पालन किया जाता है। तो आसियान के जो देश हैं उन्होंने कोई भी रक्षा नीति नहीं बना रखी, तो ये भी क्या हो गया, हमारा रॉन्ग आंसर हो गया। उसके बाद है, दार्शनिक सिद्धांत है जो सभी आसियान सदस्यों को जोड़ता है। तो दार्शनिक सिद्धांत का मतलब क्या है कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आसियान जो है वो एक न्यूली बिल्डअप ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या है, हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बच गया, आसियान सदस्यों के बीच एक अनौपचारिक और सहकारी बातचीत का ये क्या है, एक मंच है। क्लियर है बेटा क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। मास्टेट संधि और यूरोपीय मुद्रा, जिसे हम यूरो को नाम से जानते हैं, यूरो को अपनाने से इनकार करने वाले देशों का सही समूह पहचाने। तो यहाँ पर आपको किस क्वेश्चन को देखना है कि जो यूरोपीय संघ है उसने अपनी एक कॉमन मुद्रा बनाई जिसे हम यूरो के नाम से जानते हैं, और यूरो जो है लगभग सभी देशों पर इंप्लीमेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने यूरो को मानने से मना कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, कुछ सेट दिए हुए हैं, उन सेट्स में से आपको सही आंसर जो है उसको फाइंड करना है। क्लियर है बेटा? यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है ब्रिटेन और फ्रांस, दूसरा है डेनमार्क और स्वीडन, तीसरा है यूएसए और यूएसएसआर, और चौथा है कनाडा और स्वीडन। और आपका समय शुरू होता है अब। अब यहाँ पर भी देखिए, क्रॉस मेथड अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ पर कनाडा और स्वीडन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कनाडा कहाँ पर है, यूएसए में है। और यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, यूरोपीय संघ की बात कर रहे हैं। उसके बाद यूएसएस और यूएसएसआर भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम सिर्फ बात कर रहे हैं यूरोपीय संघ की। उसके बाद थर्ड आ गया ब्रिटेन और फ्रांस। तो यहाँ पर देखिए टाई हो सकता है कि ब्रिटेन और फ्रांस सही आंसर है, या डेनमार्क और स्वीडन, क्योंकि ये चारों ही कंट्रीज जो हैं वो यूरोप में है।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी, डेनमार्क और स्वीडन। क्लियर है बेटा? राइट आंसर क्या है? डेनमार्क और स्वीडन। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका अभिकथन और कारण के ऊपर बेस है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। इसके लिए कुछ दिशा निर्देश है, पहले उसको देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको दो कथन दिए होते हैं। कथन ए जो होता है वो होता है अभिकथन, और कथन आर जो होता है वो होता है कारण। यानी कि आपको एक अभिकथन, एक स्टेटमेंट दिया हुआ, उसके बेसिस पर एक रीजन दिया हुआ है। इन कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्या होता है। ए में आप देखेंगे ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ए सत्य है लेकिन आर गलत है। तीसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा कि डी, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहां पर चलिए अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें अभिकथन दे रखा है, पारंपरिक सुरक्षा हिंसा से बचने के साधन के रूप में विश्वास निर्माण को स्वीकार करती है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, अभिकथन क्या कह रहा है, पहले इसको सुन लेते हैं कि जो आपका स्टेटमेंट ए है वो क्या कह रहा है कि पारंपरिक सुरक्षा जो है, हमने अपने सुरक्षा वाले चैप्टर में से डिटेल में पढ़ा था, सुरक्षा की दो अवधारणाएं, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। गैर पारंपरिक को आप आधुनिक या मॉडर्न भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो पारंपरिक सुरक्षा है हिंसा से बचने के साधन के रूप में विश्वास निर्माण को स्वीकार करती है। अब ये विश्वास निर्माण क्या है कि हम एक दूसरे पर क्या करें, ट्रस्ट करें। अब इसके लिए जो कारण दे रखा है, कारण है विश्वास निर्माण एक प्रक्रिया है जिसमें देश अपने प्रतिद्वंदी के साथ विचार और सूचनाओं को साझा करते हैं। तो देखिए जब हमारे में विश्वास होगा तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ चीजों को शेयर करेंगे, चाहे वो विचार हो, विश्वास हो या किसी तरीके की सूचनाएं हो। जब हम इस तरीके की चीजों को आपस में शेयर करते हैं तो उसी के लिए शब्द यूज किया गया है विश्वास निर्माण। क्लियर है बेटा? तो देखिए यहाँ पर अब आपके सामने जो राइट आंसर है वो क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्लियर है? मतलब स्टेटमेंट दोनों सही हैं लेकिन वो उसकी व्याख्या सही से नहीं करता। क्लियर है बेटा? चलिए उसके बाद 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में अभिकथन है, इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी के भीतर से आई थी। क्लियर है? क्योंकि सिंडिकेट जो उसका साथ नहीं दे रहे, तो इसका परिणाम क्या होता, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर जो है वो अलग अलग बढ़ गई थी। चलिए अब इसके ये जो कारण है वो देख लेते हैं। उसे कांग्रेस के भीतर से शक्तिशाली एवं प्रभावशील नेताओं का समूह सिंडिकेट से निपटना पड़ा। तो क्या है कि सिंडिकेट जो है वो क्या कर रहा था, कांग्रेस को, जो प्रमुख नेता थी इंदिरा गांधी, उसको उतने तरीके से फैलने नहीं दे रहा था, उतने तरीके से उसको डेवलप नहीं करने दे रहा था। और सिंडिकेट ने इंदिरा को प्रधानमंत्री क्यों बनाया था कि उनको ऐसा लगा था कि भाई ये जो है इसको पॉलिटिक्स की ज्यादा नॉलेज नहीं है और ये हर चीज के लिए हमारे ऊपर क्या रहेगी, डिपेंडेंट रहेगी, तो हम इसे बना देते हैं। तो वो एक तरीके की पपेट माना उन्होंने कि वो क्या रहेगी, हमारी पपेट रहेगी, जो हम बोलेंगे वही करेगी, हम बस उसको नचाएंगे और वो नाचेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन क्लियर है? आंसर क्लियर है? इसमें कोई डाउट? चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आतंकवाद से क्या तात्पर्य, और आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, बाजार या ट्रेन आदि में बम विस्फोट। ऑप्शन सी, किसी भी सैन्य समूह द्वारा भारी हमला। ऑप्शन बी, क्रूर हिंसा का उपयोग करके समाज में भय का, डर का माहौल तैयार करना। और ऑप्शन डी, लोगों या किसी व्यक्ति समूह द्वारा बनाई गई हिंसा। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। बाकी के जो 3 हैं वो क्या है, उनके द्वारा जो गतिविधियां की जाती हैं, उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनको दर्शाया गया। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर हम नीति आयोग हमने अपनी प्रीवियस क्लास में किया है, तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आप इसका राइट आंसर दें। पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर, नीति आयोग केंद्र सरकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। सेकंड ऑप्शन है, नीति आयोग आतंकवाद के खिलाफ कार्य करता है। थर्ड ऑप्शन है, नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, नीति आयोग बड़े राज्यों के लिए अधिक भूमि और छोटे राज्यों के लिए छोटी भूमि तय करता है। ऑप्शन ए जो है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो कोड में है। यहाँ पर क्या है, चारों ऑप्शन में से आपको कोड बताने हैं।
कि कौन कौन से सही है। अब यहाँ पर कोड में आपके सामने जो ऑप्शन है वो है 1, 2 और 4 ठीक है, 3 और 4 ठीक है, 1, 3, 4 ठीक है, या केवल 1 और 3 ठीक। और आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है बेटा वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1, 3 और 4। क्लियर है बेटा? यानी कि आपका नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी ठीक है। नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना का कार्य करता है, ये भी ठीक है। और चौथा जो है, नीति आयोग बड़े राज्यों के लिए अधिक भूमिका और छोटे राज्यों के लिए छोटी भूमिका तय करता है। यानी कि राज्य के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, प्लान करता है। जो बड़े राज्य हैं उनके लिए बड़े प्लान्स बनाए जाते हैं, और जो छोटे राज्य हैं उनके लिए छोटे प्लान्स बनाए जाते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए इसी के साथ चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन जो है ये भी हमने अपने नीति आयोग वाले चैप्टर में किया था, जब हम 5 ईयर प्लान को डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मसौदा है, जो प्लान है, वो तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम बताएं। आपके सामने ऑप्शंस हैं, के.सी. नोगोए, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, टी कृष्णमचारी, और लास्ट है पी.सी. महालनोबिस। ऑप्शन डी राइट आंसर है। पी.सी. महालनोबिस जो है उनके द्वारा सेकंड 5 ईयर प्लान, जिसका मकसद था उद्योगों पर, जिसका मकसद क्या था, भारी उद्योगों का निर्माण, भारी उद्योगों का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? पी.सी. महालनोबिस के द्वारा ये पूरा जो प्लान है वो बनाया गया। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर आपको कुछ डाटा दिया होगा, उसको आपको सीक्वेंस से लिखना है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है दूसरा आम सभा चुनाव, दूसरा है वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति चुने गए, तीसरा है चौथा आम सभा चुनाव, और चौथा है कांग्रेस आर सीपीआई गठबंधन ने आम चुनावों में कई सीटों पर जीत हासिल करी। अब इसके लिए जो आपके पास कोड है वो है 1, 3, 2, 4। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। उसके बाद बी ऑप्शन है 3, 2, 4, 1। थर्ड ऑप्शन है 2, 4, 1, 3। और लास्ट ऑप्शन है 4, 3, 1, 2। फटाफट बेटा इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि 1, 3, 2, 4। तो सबसे पहले क्या हुआ, दूसरा आम सभा चुनाव हुआ। दूसरे नंबर पे क्या हुआ, कांग्रेस के गठबंधन की बात की गई। तीसरा जो है वो आपका वीवी गिरी है। और चौथा लास्ट में क्या हुआ, चौथा आम सभा चुनाव हुआ। क्लियर है बेटा? तो देखिए यहाँ पर आपको पहले तो क्लियर हो जाना चाहिए, दूसरा और चौथा आम सभा चुनाव है तो वो फर्स्ट और लास्ट होगा। सेकंड और थर्ड के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और आपको इसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। अगर पूरी नॉलेज नहीं रहेगी तो यहाँ पर आपके लिए क्या रहेगी, समस्या रहेगी। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम बताइए जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो अभी हमने ये चैप्टर नहीं किया है, तो इसका आंसर आपको अभी नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर है ओम प्रकाश त्रिवेदी, दूसरा ऑप्शन है नारायण दत्त ओझा, तीसरा है जगमोहन लाल सिन्हा, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है कुंज बिहारी श्रीवास्तव। तो यहाँ पर बेटा जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जगमोहन लाल सिन्हा उस समय क्या थे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। क्लियर है बेटा? और इन्होंने क्या किया था, इंदिरा गांधी का जो चुनाव था उसको अवैध घोषित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने इस इलेक्शन में सरकारी तंत्र या सरकारी मशीनरी का गलत प्रयोग किया था। क्लियर है बेटा? इमरजेंसी वाला जब हम चैप्टर करेंगे तो वहां पर इसको हम और डिटेल में करेंगे। यहां से सेक्शन 1 यानी कि पार्ट 1 जो है उसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में विषम का पता लगाइए। देखिए जब भी विषम का मतलब है, जब भी विषम आ रहा है आपके क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है कि आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि चारों से अलग है। तो विषम का मतलब क्या है, यहाँ पर चारों से अलग है, चारों से डिफरेंट है, तो आपको उसका पता लगाना है। क्लियर है बेटा? यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन है कुल क्रांति। यहाँ पर कुल क्रांति की जगह आप टोटल रेवोल्यूशन भी लिख सकते हैं या संपूर्ण क्रांति भी लिख सकते हैं। तो कुल क्रांति को हम संपूर्ण क्रांति के नाम से भी जानते हैं, या फिर टोटल रेवोल्यूशन जो है वो भी उसके लिए वर्ड यूज किया गया। सेकेंड ऑप्शन है नक्सली आंदोलन। थर्ड ऑप्शन है आपका 1974 में रेल हड़ताल।
और लास्ट ऑप्शन है गुजरात आंदोलन। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी अभी हमने इसको डिस्कस नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहाँ पर आपके टर्म 1 जो है उसी सिलेबस को डिस्कस किया है, और ये जो है ये आपके आपातकाल वाले चैप्टर में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा नक्सली मूवमेंट जो था, नक्सली आंदोलन जो था, वो आपातकाल की घोषणा के अंतर्गत नहीं आता। बाकी सारी चीजें जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाई गई। अगर मैं कहूँ रेलवे हड़ताल, तो जॉर्ज फर्नांडिस नाम से व्यक्ति ने यहाँ पर रेलवे हड़ताल शुरू करी थी। टोटल क्रांति जो है वो किसके द्वारा की गई थी? अभी बताया आपको, जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। गुजरात में आंदोलन और दंगे भी हम उस फेज में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंट है वो है नक्सलाइड मूवमेंट। क्लियर है बेटा? तो आज की क्लास में इतना ही। आज हम सिर्फ पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, और कल के लेक्चर में हम इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।